अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हम वापस उन लेवल्स से या उनके ऊपर जाएंगे या फिर थोड़ा रिस्क रहेंगे अभी भी मार्केट में? देखो रिलीफ रैली होना बनता है, रिलीफ होना चाहिए बिकॉज इंडिया के लिए काफी बड़ा इशू था कि तेल का भाव $110, गैस की उपलब्धि में बड़ा सा इशू। मुझे तो लग रहा था कि 2-3% का जीडीपी ग्रोथ का हिट आ सकता है। तो वैसे माहौल में रिलीफ रैली होना बनता है, बट मेरे ख्याल से रिलीफ रैली लिमिटेड रहेगी। 3 वजह है इसकी। पहली चीज आई थिंक चाइना रशिया ने भांप लिया है कि अगर अमेरिका को बिजी रख सको किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में, और वो बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है गिवन ट्रम्प का रवैया, अमेरिका को बिजी रखना किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। वैसे माहौल में अब लगता है मेरे ख्याल से तनाव का माहौल बना रहेगा। आज ईरान कल कोई दूसरी कहानी होगी। तनाव का माहौल मेरे ख्याल से दुनिया में बना रहेगा, इधर प्रॉपर वॉर या इकोनॉमिक वॉर का एक माहौल चलता जाएगा, जहां पे रशिया और चाइना एक तरफ होंगे और अमेरिका दूसरी तरफ होगा। तो कमोडिटी प्राइसेस का ऊपर रहना, नॉट जस्ट ऑयल बट इवन स्टील की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर रहना माहौल वॉर के माहौल में, तनाव के माहौल में मेरे ख्याल से एक नया नॉर्मल बन जाएगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बने रहना नया नॉर्मल बन जाएगा। दूसरी बात जो हम लास्ट वीक आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, इंडिया में भी व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन का कोई नामो निशान नहीं है। 3 साल से व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन का पूरी प्रक्रिया, पूरा जो स्टोरी है वो ठप है। एंड विदाउट जॉब क्रिएशन हमारे लिए कंजम्पशन ग्रोथ लाना हमारे लिए अभी भी मुश्किल रहेगा। 3 साल होने को आ रहे हैं, निफ्टी ईपीएस ग्रोथ सिंगल डिजिट में है। मुझे उसमें कोई नियर टर्म रिलीफ नहीं नजर आ रही कि सडनली निफ्टी ईपीएस ग्रोथ भाग जाएगी ऊपर, तो उससे एक लिड रहेगा। और तीसरा जो एस्पेक्ट है, ये जो पूरा स्थिति जो बना है लास्ट 1 साल में, पहले ट्रंप ने ट्रेड को लेकर इंडिया के साथ उतार चढ़ाव किया, फिर जब लगा कि ट्रेड डील बनने वाली है, ईरान वॉर आ गई। ईरान वॉर में हमारे पास कुछ लेवरेज नहीं थी। आई थिंक ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कहना है कि इंडिया के पास कुछ खास है नहीं, कोई चोक पॉइंट नहीं है। चाइना के पास रेयर अर्थ है, वेस्ट के पास टेक्नोलॉजी है, ईरान के पास हॉर्मूज है। इंडिया के पास क्या है वो आई थिंक ग्लोबल इन्वेस्टर को समझ नहीं आ रहा। वैल्यूएशंस अभी भी चढ़े हुए हैं रेस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले। तो अगर इंडिया में कोई खास रैली आई, विदेशी उसमें बेचेगा और पैसा निकालेगा। इसलिए मुझे लगता है कि रिलीफ रैली बनता है, बट बियॉन्ड द पॉइंट रिलीफ रैली ज्यादा खींचेगा नहीं बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर्स। अच्छा, तो फिर इन दैट केस पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए क्या एडवाइस होगी इस रैली में? कहाँ एग्जिट करें और कहाँ पर फ्रेश पोजीशन जोड़ें? फिर आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज वुड बी माय नंबर 1 कैटेगरी फॉर एग्जिट। मैं अपने कोलीग्स को बोलता रहता हूँ, मुझे लगता है कि इंडिया में जो फाइनेंशियल साइकिल था, हर 10 साल इंडिया में कोई ना कोई मुद्दा आता है। पहले लेट 90s में फाइनेंशियल साइकिल में पिटाई आई, करीबन 70-80% एनबीएफसी बंद हो गए। 2007-8 की स्टोरी सबको पता होगी। 2018 में आईएलएफएस और डीएचएफएल वाली स्टोरी थी। तो हर 10 साल में एक फाइनेंशियल सर्विसेज में एक साइकिल आता है एसेट क्वालिटी का और लिक्विडिटी का। आई थिंक उस साइकिल के हम डिफिकल्ट पार्ट में आ रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज साइकिल लेंडिंग साइकिल के डिफिकल्ट पार्ट में आ रहे हैं। एंड जहां पे भी हमको चढ़ी हुई वैल्यूएशंस लग रही है लेंडर्स में, हम अपना पैसा वहां पे बना के निकल रहे हैं। एक आध ढंग के बैंक है, वी डिस्कस्ड एचडीएफसी बैंक वहां पे बने हुए हैं, बट बारिंग दैट फाइनेंशियल सर्विसेज में आई थिंक प्रॉफिट लेना बनता है। आई थिंक निम प्रेशर भी आएगा, एसेट क्वालिटी प्रेशर भी आएगा, और डिपॉजिट की जो प्रॉब्लम है वो तो बरकरार रहेगी। दूसरा एरिया मुझे ये पूरा जो कैपेक्स साइकिल, डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल का स्टोरी लगता है, वो मुझे काफी ओवरडन लगता है। वहां पे भी जहां पे हमारे थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट्स थे, हमने वहां पे प्रॉफिट टेकिंग किया है। 3 जगह पे हम पैसे लगा रहे हैं। फार्मा का जो सेक्टर है, फार्मा इंटरमीडिएट्स, एक्सपोर्ट्स भी अच्छा करेगा, करेंसी के नजरिए से भी अच्छी तरह पोजिशनड है, और एफटीए में भी इंटरमीडिएट सेक्टर, फार्मा एंसिलरी सेक्टर वेल प्लेस्ड है एफटीए के, यूरोप एफटीए के तहत। दूसरा एरिया है द एंटायर लाइट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, वो टेक्सटाइल्स हो, प्रिसिशन इंजीनियरिंग हो, ऑटो एंसिलरीज हो, जहां पे भी एक्सपोर्ट्स की संभावना अच्छी है। आज मानिए 15-20-30% रेवेन्यू ऐसे कंपनीज के एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं। मुझे लग रहा है वीक करेंसी और एफटीए के तहत हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में एक बड़ी सी उछाल आने की संभावना है। एंड फाइनली, जैसे जैसे हम इलेक्शन साइकिल के फाइनल 2 इयर्स में पहुंचते हैं, इंडिया में मैंने देखा है सरकार और पैसा फेंकती है वोटर्स के ऊपर, और एफएमसीजी साइकिल में उछाल होने की संभावना मुझे लगती है बढ़ेगी। टैक्स कट्स भी लास्ट ईयर आए थे। सो 3 जगह हम पैसा लगा रहे हैं। एक तो ये
ये पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेस, दूसरा फार्मा और फार्मा एंसिलरीज, और तीसरा जहाँ पे कंजम्पशन, स्मॉल टिकट कंजम्पशन की स्टोरी है। पैसा निकाल रहे हैं हम बैंकिंग से और कैपिटल गुड साइकिल से। अच्छा सौरभ जी, आपने जो अभी बात कही कि रशिया और चाइना चाहते हैं कि यूएस कहीं एंगेज रहे, यूएस ने अपने आप को एंगेज करने के लिए एक रोड मैप तो तैयार कर ही रखा है। पहले वेनेजुएला गए, फिर ईरान आए, क्यूबा की उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है ना। ऐसे में ये क्रूड इस अनरेस्ट के माहौल में रहे, परसिस्ट करे, और स्पेशली जिस प्रकार के हिट्स हुई हैं, आपकी सप्लाई कंसर्न्स रहेंगी, यानी क्रूड और रिट्रेस हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी कितनी लग रही है? अल्टीमेटली मेरा प्रश्न है, विल यू ट्राई टू प्ले दैट क्रूड थीम और नॉट? देखिए, $70 क्रूड हो सकती है। आई एम नो एक्सपर्ट ऑन क्रूड। $70 क्रूड हो सकता है, नथिंग टू स्टॉप इट। बट मुझे लग रहा है ऐसे तनाव के माहौल में 90, 100, 110 के आसपास रहना मोर लाइकली है। एंड गोइंग बैक टू किस लिए अमेरिका इतना अग्रेसिव रवैया अपना रहा है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ईरान में 6-7 हफ्ते जबरदस्त मारपीट की। अमेरिका चाहता है कि दुनिया डॉलर को छोड़ के दूसरे करेंसी की तरफ ना बढ़े। जो भी प्रयास किया जाएगा दूसरे करेंसी की तरफ बढ़ने के लिए, अमेरिका वहां पे काफी सख्ती से पेश आएगा। बिकॉज अगर जब तक डॉलर दुनिया का अहम करेंसी रहेगा, अमेरिका भारी बजट डेफिसिट चला सकता है, दुनिया को मजबूरन डॉलर लेना पड़ेगा। और इसलिए अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी देश जो डॉलर से परे होना चाहता है, डॉलर डी डॉलराइज होना चाहता है, उसके साथ सख्ती से पेश आए। रशिया और चाइना को ये बात समझ है और ये इसी मुद्दे को लेके गेम करेंगे अमेरिका को। तो ये तनाव का मुद्दा सामने है, डॉलर की